मुझे ना ये था कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आपका ये पुराना टॉपिक मेरे साथ कवर हो जाए। क्लियर? अब करें स्टार्ट। वान्या चेयर थोड़ी बाहर कर ले। आज ना देख चल, अब बातें बंद हुई कार्तिक, अब आपस में बातें नहीं। पता क्या, अब हमारा ना जो मेन सिलेबस खत्म करना है अगर, तो हमारे 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स रह गए। क्लियर? बाकी जो 2 चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स और डीएनएफ, वो 2-2 लेक्चर सारे हैं। तो मेरी शुरू से आदत है इन ऑर्गेनिक को ना बिल्कुल लास्ट में करने की, क्योंकि उनमें रिएक्शन है याद करने हैं, तो फिर क्रैमिंग का काम लास्ट के लिए छोड़ दो। अब हमारा सारा टाइम 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर में जाना है। अगर देखो मैं सीधा स्टार्ट कर देता हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स। चल भाई अब बातें नहीं। अब युवराज, युवराज की और अब नहीं। तो अब क्या था, अगर देख यहाँ फिर मेरे मुंह से निकल रहा बातें जो कर रहे थे। तो पता क्या था, ऑर्गेनिक में अगर मुझे 11th क्लास की ऑर्गेनिक नहीं आती और मैं 12th का स्टार्ट कर दूँ फर्स्ट चैप्टर हेलोकेन्स हेलोरीज, तो आज ना ये लेक्चर जो कर रहे थे ये मैं सोचना खन्ना सर ने 11th रिवाइज किया, 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, या 12th का सेकंड चैप्टर सीधा स्टार्ट कर दिया, क्या किया। ये कुछ नहीं था। आज बस था कि ऑर्गेनिक को पढ़ना किस लॉजिक्स पे है। हेलो, हाँ जी आ रहा, मैं ऊपर ही हूँ। तो आज ना लेक्चर का ये मत दौड़ना देखना खन्ना सर ने ऑर्गेनिक 11th का कराया, 12th का कराया, या कैसे स्टार्ट किया। तो तुम्हारे ना 12th का जो पहला चैप्टर है वो हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स है। तो देखो अगर मैं हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स का जनरल फार्मूला लिखता, ये था हेलोल्केन्स का जनरल फार्मूला। हेलोरीन्स का मेरे पास जनरल फार्मूला क्या था, ये है। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को ना मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया। इसको जब एक्सपैंड किया, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, और इधर मेरे पास एक्स को Cl से रिप्लेस कर दूं। ऐसे मैंने एक दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ा यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को एक्सपैंड करके यहाँ पर Cl कर दिया। तुम्हारा ना 12th क्लास का पहले चैप्टर का सिंपल सा क्वेश्चन, हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स। डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब। ठीक, अब देख मैंने ये 2 फार्मूले बना दिए। युवराज अब मोबाइल रख दे भाई, बैग में रख दे, अब बाहर नजर ना आए, बैग में रख दे। अब देख जब ये 2 कंपाउंड्स बनाए, और देखो इधर मैंने सिंपल सा पूछा क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव। मैंने ये फिगर देकर आपको पूछा विच ऑफ दीज 2 कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। तो मेरे जैसे ने देखा यहाँ पे कार्बन Cl बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन Cl बॉन्ड, तो मेरे जैसे ने क्या किया, रिएक्टिविटी दोनों की सेम कर दी कि खन्ना सर दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। और तुम में से ना एक ने 11th का कंसेप्ट याद रखा, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक 4 है। तो नेक्स्ट जब मैंने ऑर्गेनिक बेसिस स्टार्ट करना, मैंने पहला लॉजिक ये देना, मुझे फॉर्मूले नहीं आते, मुझे इतना पता जहाँ पे कार्बन है इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और कुछ नहीं। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो याद है 11th क्लास में कहता था अगर इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई, 4 ऑर्बिटल्स। इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ये लाइन बता देता हूँ, ये लाइन नहीं थी साथ में। क्लियर? इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इस कार्बन के, 3। अगर ना इस कार्बन का एक बॉन्ड, अगर इसका करूँ ऐसे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या आ गई, sp2। क्लियर? तो देखो मुझे तो पता था, मैंने आपको ना 11th क्लास में ऐसे समझाता था कि ये sp3 हाइब्रिडेशन है, ये sp2 है। क्लियर? ये sp3 ऐसे, sp2 ये था। अभी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है तो याद है फोर्स रिएक्शन क्या होते थे, ज्यादा। तो पक्का है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, तो हम मान सकते थे हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। एक स्टूडेंट ने कहा खन्ना सर हाइब्रिडेशन तो आपने रिवाइज करा दिया। मैंने अभी तक जितना हाइब्रिडेशन रिवाइज किया ना, देखो पीछे कॉपी खोल कर देखो, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट किया, ज्योमेट्री या उनके शेप्स को प्रिडिक्ट किया, मैंने कहीं पे उनके कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया था।
आज मुझे ना हाइब्रिडेशन को अप्लाई करना है। ये हाइब्रिडेशन की पहली एप्लीकेशन थी। क्लियर। जब भी हाइब्रिडेशन आता है sp3 sp2 या sp, और मानते हो ऑर्गेनिक में ये तीन ही घूमेंगे, तीन ही घूमेंगे, sp3 sp2 और sp इनके पास तो d ऑर्बिटल ही नहीं अवेलेबल, ये तीन ऑर्बिटल ही घूमेंगे। जब ये तीन ऑर्बिटल घूमेंगे इनके हाइब्रिडेशन के ना इफेक्ट्स आते हैं, और एक अगर मुझे कोई इफेक्ट नहीं आता 11 का कुछ भी नहीं याद, ऐसे याद रखना जब भी ये बॉन्ड्स बनते हैं, ये पहला ओवरलैप आ गया, इसके बाद ये दूसरा ओवरलैप आ गया, इसके बाद ये तीसरा ओवरलैप आ गया। क्लियर। तो देखो जब ये बॉन्ड पहला बना, दूसरे के लिए मैंने फिंगर्स को पास किया, ट्रिपल के लिए शोल्डर्स को भी पास ला रहा था, तभी मुझे पक्का था कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या थी, सबसे स्मॉल है। क्लियर। और एक ये फैक्टर तुम्हारे साथ बड़ी बार कर रखा है मैंने, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या था, आर स्क्वायर। तो अगर देखो इस केस में मेरे पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स रिएक्शन क्या था, वीक है, तभी दिस बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन। अगर इस बॉन्ड को जल्दी तोड़ सकता था, कह सकता हूँ ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तुम्हारे ऑर्गेनिक का पहला कॉमन क्वेश्चन ये आता है, हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स विच इज मोर रिएक्टिव, गिव सुटेबल रीजन। क्लियर। तो मैंने बस इनके ना हाइब्रिडेशन देखा, तो अभी तक हाइब्रिडेशन सिर्फ ज्योमेट्री के बेस पे किया था। आज हमारा ना पहला टॉपिक, अगर 11th का किसी को भी याद है, बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला टॉपिक आता था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडेशन के इफेक्ट्स क्या है। मुझे ध्यान में मेरा काफ़ी लेक्चर ना इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे ही जाएगा। क्लियर। एक स्टूडेंट अगर कहता खन्ना सर रहने दो 11th का 12th का सीधा स्टार्ट करो, पहले टॉपिक में ही हम लोग जाकर फंस जाएंगे। क्लियर। और इस टॉपिक को आगे जाकर कैसे फंसेंगे, अगर मैंने अब आपको एक केस ये दे दिया CH3CH2Cl, एक केस मैंने आपको यहाँ पर कर दिया CH3 ट्वाइस CHCl, एक केस और मैंने यहाँ पर आपको कर दिया, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर और कर दिया CH3 थ्राइस Cl। जब ये कैसे कर दिए, तो आप सुनने का खन्ना सर आप कहते थे स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करो, पहले को एक्सपैंड किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कौन सा ग्रुप है CH3 और इधर क्या आ गया Cl। अगर दूसरे स्ट्रक्चर को भी मैं एक्सपैंड करूं कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन, दो साथ में कौन सा ग्रुप आ गया, मीथाइल, इधर भी क्या आ गया मीथाइल और इधर क्या आ गया Cl। अगर लास्ट वाले को भी एक्सपैंड करूं, यहाँ पर भी मीथाइल, यहाँ पर भी मीथाइल, यहाँ पर भी मीथाइल और यहाँ पर भी Cl, तीनों पे Cl ग्रुप आ गया। और पता है क्या, आज जस्ट अभी मैं स्टार्ट करने को बोल रहा था, किसी को ना खन्ना था ये कैसे स्ट्रक्चर एक्सपैंड किया, क्या किया, सारे लॉजिक्स आज क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर। तो तुम में से ना एक ने देखा इसकी हाइब्रिडेशन sp3, इसकी हाइब्रिडेशन sp3, इसकी हाइब्रिडेशन sp3, खन्ना सर ने करा रखा था इनकी हाइब्रिडेशन sp3, तो दैट मीन रिएक्टिविटी सेम। क्लियर। तो मेरे जैसा क्या करेगा, इन तीनों की रिएक्टिविटी सेम कर देगा। पर अगर तुम में से किसी को 11th क्लास में याद है, बताओगे ये मॉलिक्यूल इजीली कहाँ से टूट सकता है, Cl से। तो पता मैं जैसे अब देखा तुम लोगों को लेक्चर शुरू किया था, अब जाके तुम लोग सारे शांत हुए, नहीं तो थोड़ी बार कभी करना पड़ता था कार्तिक को शांत, कभी युवराज को मोबाइल लेकर, कभी इसको तू आगे आ जा, तू वहाँ बैठ जा, तो सबको सेटल डाउन करने में लगा था। क्लियर। तो ये मॉलिक्यूल भी ना तुम बच्चों के साथ बातें करते हैं, इतना तो सबको क्लियर था, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या कहता कार्बन से, मैं तो जा रहा तेरा इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे भी चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे भी चार्ज पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ करो 11th क्लास में कार्बोकटाइन्स नहीं किए थे, कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइन एक बना प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी, वही ना ऑर्गेनिक ऐसे है। अगर तुम्हारा पहला फैक्टर देखो हाइब्रिडेशन लग गया तो उसी पे रुक गए, अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो दूसरे फैक्टर पे चला जाऊंगा, दूसरा सेम आ गया तो तीसरे पे चला जाऊंगा, मेरी ऑर्गेनिक ऐसे मूव करती है। क्लियर। पहला तो देखो मैंने इसलिए ऊपर कार्बोकटाइन कुछ भी नहीं बनाया, क्यों, हाइब्रिडेशन पे ही आंसर मिल गया। पर इनमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हाइब्रिडेशन सब में सेम है, जब हाइब्रिडेशन सेम है मैं लॉजिक थोड़ा आगे ले गया, क्या था, बॉन्ड को तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो याद है 11th क्लास में तीन इंटरमीडिएट्स किए थे, कौन कौन से किए थे, और एक फ्री रेडिकल। तो में से अगर एक कहता ना खन्ना था मेरे वहाँ पे कार्बीन भी करा था, पूरी 11th और 12th में सिर्फ एक रिएक्शन है जिसमें कार्बीन आएगा, कौन सा, रिमोटीमन, वो एल्डिहाइड कीटोन्स में है, वो मैं अभी नाम भी नहीं ले रहा, मैंने भी कहा सिर्फ तीन इंटरमीडिएट्स है। मेरी सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, हेलोल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, एसिड, वो सारी इन तीन इंटरमीडिएट्स में है, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। अगर अब तुम्हें से किसी को याद है, या चलो आज मुझसे सुन लो, ये टर्शरी कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल था। अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल था तो ये क्या कहता है, मुझसे Cl को ले जाओ क्योंकि मैं स्टेबल हूँ। जो इसके कंपैरिजन में पहला है ये वाला क्लोरोइथेन, ये कहता है मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्टेबिलिटी क्या कम है, तो हमें ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी सबसे कम, इसलिए ना मुझे बुकिश लैंग्वेज चाहिए ही नहीं।
और एक किसी दोस्तों की बातों में मत आना, ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दी, वो तो समझ ही नहीं आ रही, तू छोड़ दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, बड़ी आसान है। और जैसे तुम बच्चों को कोऑर्डिनेशन कराया था ना, बातें करके, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, इसमें भी सारी पढ़ाई ऐसे है। और मैं कल आज ये लॉजिक तो नहीं भूलोगे, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जब बाहर जाता है क्या बातें करता है, मैं तो जा रहा, तेरा भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है। अगर तेरा भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है तो फिर पीछे चार्ज क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव, केटायन बना कार्बन, केटायन कार्बन, केटायन कार्बन से क्या बन गया, कार्बोकेटायन। हो सकता है ऐसे कोई मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ से टूटे तो इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे रह गया, नेगेटिव, नेगेटिव याद है एनायन, एनायन और कार्बन को इकट्ठा कर दूं, एनायन और कार्बन तो बन जाएगा कार्बेनाइन। क्लियर, ऐसे ना हमारे ऑर्गेनिक के लॉजिक्स है। और मुझे ध्यान में अब मेरा काफ़ी लेक्चर चला जाएगा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब क्लियर हुआ क्यों मुझे 11th की ऑर्गेनिक रिवाइज करनी थी, क्योंकि अभी देखो सिर्फ पहले चैप्टर का पहला केस ही लिखा है आपका, हेलोल केस, और वहीं पे मेरे डाउट्स आ रहे हैं। अगर 11th क्लास क्लियर नहीं थी तो मैं फंस गया। क्लियर, अगर किसी को था खरीदा मुझे कार्बोकेटाइन आता है, आगे का मुश्किल लगता था, तो याद है ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इसमें ज़्यादा सेकंड क्या आता था, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। दो रिएजेंट्स पढ़े थे, कौन से, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। 11th क्लास में रहेगी उनकी बट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या था और न्यूक्लियोफाइल था। अब मुझे डिफाइन करने नहीं आने। अब तुम्हारे कंपटीशन और सीबीएसई का नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, रिएक्शन मैं दूंगा, तुम्हें बताना है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। हर साल जेई और नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए, कोई ना कोई रिएक्शन दिया होगा, तुम्हें बताना है। अब देखो मैं तुम्हें ना डरा नहीं रहा, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं, सबके आगे दो दो पार्ट्स है, हेलोकेन्स हेलोरीन्स, अल्कोहल फिनोल और ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड, एमाइंस और एमाइड्स, और साथ में उधर वहाँ पे कार्बाइलमाइंस आ जाएंगे। मीन्स 11-12 टॉपिक्स है टोटल। तो 12 टॉपिक्स की अगर मैं रिएक्शन को रट्टा लगाने लगा, ये एनएसआर है, ये ईएसआर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मैं तो भूल भाल जाऊंगा। क्लियर, देखो इसमें एक लॉजिक तो स्ट्राइक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन ऐसे लिखता, आरसीएल, इसको रेड किया विद एक्वस क्यूएच। क्लियर, तो इसमें देखो लॉजिकली करूँ, सी एल पक्का नेगेटिव बन के आएगा, पोटाशियम क्या पक्का पॉजिटिव है, तो दैट मीन एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे पक्का है, के सी एल बन गया, साथ में क्या बन जाएगा, आर और ओ एच बन जाएगा। इससे रिएक्शन को जब पेपर में आ गया व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आसानी हो गया प्रिडिक्ट करना। एक ग्रुप बाहर जा रहा है और एक ग्रुप क्या कर रहा है, एंटर, एक ग्रुप बाहर और एक एंटर, तो दैट मीन सब्स्टिट्यूट, तो ये पक्का था, दिस वाज एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं भूल गया, पता नहीं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भूल गया। ना ही मुझे डेफिनेशन याद है, इलेक्ट्रोफाइल क्या और न्यूक्लियोफाइल क्या वो भी भूल गया 11th क्लास का। ये तो एक खन्ना सर आपको नहीं आता तो हम लोग क्या याद करेंगे। याद है इलेक्ट्रोफाइल क्या था, वो था इलेक्ट्रॉन लविंग विच टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिच होता था विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद इट। अब वो डेफिनेशन 11th में रहेगी, मुझे नहीं आती। तुम लोग बताओ, ये जब ये आर सी एल टूटेगा तो आर पे चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर आर पे पॉजिटिव आ गया, ये न्यूक्लियस बन गया, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो पक्का यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट आएंगे। दैट मीन मुझे वो डेफिनेशन चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्या और न्यूक्लियोफाइल क्या। क्लियर, मैं अपने ना ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चार्ज देखूंगा क्या है, अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन ये न्यूक्लियस बन गया, इस पे पक्का न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट आएंगे। तो कौन सा रिएजेंट फॉलो करेगा रिएक्शन, एनएसआर। अब जाकर ये कहता खन्ना मुझे 11th क्लास में रट्टा लगा था, न्यूक्लियोफाइल क्या था, विच ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद देम। तो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ नहीं ला रहा है ना, हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ला रहा है। इसलिए बस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ो, उसको तोड़कर तुम्हें कोई ना कोई लॉजिक मिलेगा। और ऑर्गेनिक आसान पता क्या है, हर बार तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर है। क्वेश्चन में जैसे देखो ये क्वेश्चन जब मैंने डाल दिया, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस फॉलोस, रिएक्शन तो मैंने दे रखा है, जो तुम्हें रिएक्शन दिया उसी पे व्यू कर लो। एक ग्रुप बाहर जा रहा है, एक एंटर, तो सब्स्टिट्यूशन पक्का है। अब ये नहीं पता न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, इस आरसीएल को तोड़ा, आरसीएल को तोड़ा तो सीएल क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन साथ वाले का भी लेकर जाएगा, तो पीछे चार्ज क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव, दैट दिस बिकम्स न्यूक्लियस, ये यहाँ पर न्यूक्लियस बन गया। तो दिस विल ऑलवेज प्रेफर टू अंडरगो एनएसआर रिएक्शन। जिसके स्कूल में हेलोकेन्स हेलोजन चल रहा है शायद ये कराया भी होगा, दिस सुटेबल एग्जांपल ऑफ एनएसआर रिएक्शंस ऑफ हेलोकेन्स। क्लियर, ये हर बार एनएसआर को प्रेफर करेंगे। ऐसे ना हमारे क्वेश्चंस हैं, हमें ऑर्गेनिक कोई क्रैमिंग नहीं है, सिंपल लॉजिक्स है, बस वो लॉजिक्स क्लियर हो। तो आज ना सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, करिए अब टॉपिक स्टार्ट। ये तो अभी सिर्फ आपको बेस दिया था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आगे यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
आगे बेसिक कंसेप्ट क्लियर। आज सबसे पहला जो मैंने इफेक्ट आपके साथ कंसिडर करना है दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ गए। तो याद है आपको कहा था यहाँ पे मेरे पास sp2 sp3 घूमना है, तो मैंने ना यहाँ पर तुम्हारे बुक के एग्जांपल लिखे C2H6, यहाँ पर मैंने लिखा C2H4 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा C2H2। ये 3 एग्जांपल लिख लिए। इससे तो मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है इनमें, तो इनको एक्सपैंड करें। पहले केस में कितने कार्बन है 2, कितने हाइड्रोजन है 6, तो थोड़ा सा लॉजिक लेकर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ और यहाँ पर सिक्स, आ गया पहला एल्केन। सेकंड फिर मेरे पास क्या कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 4, अगर 4 है तो एक, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। कोवलेंसी पूरी करने के लिए पक्का डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। ऐसी लास्ट केस कौन सा है एल्काइन। एल्काइन में मुझे ध्यान में 2 कार्बन है और एक एच इधर और एक एच इधर। अब कोवलेंसी क्या थी 4, अगर कोवलेंसी 4 है तो इन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब याद करो जब तुम लोग मेरे पास 11th क्लास में आया था, कहता था 10th क्लास में तुम लोगों ने ये तीनों फॉर्मूले किए थे और वहाँ पे रट्टा लगवाते थे टीचर CnH2n+2, CnH2n और फिर क्या होता था CnH2n-2। अभी ना जो 12th के बच्चे 11th के स्टूडेंट मिले वो कहते खन्ना सर हमें रट्टा लगवाया था, पहले +2 कर दो बाद में कुछ नहीं, बाद आखिर में -2। तो मैं कहा मेरा तो इतना दिमाग भी नहीं चलता पहले +2 है या -2 है, मेरा तो इतना दिमाग भी नहीं है। तो मुझे बस एक लॉजिक आता जहाँ पे भी कार्बन है इसके 4 बॉन्ड पूरे करने। क्यों, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2 4, 2 4 है। अब देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इसका डुप्लेट कंप्लीट, अगर ये 4 गेन कर लेता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर, लूज करता तो मेटल, गेन करता नॉन मेटल। मैं क्या कहता हूँ सबसे गंदा एलिमेंट है, मान जाता अच्छा था, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर से छुट्टी मिल जाती। क्लियर, पर इसने क्या किया, कहता नाइदर लूज नॉर गेन आई वुड ऑलवेज शेयर। तो जिस मीन्स जहाँ पे भी तुम्हें कार्बन का स्ट्रक्चर आ जाए ऑर्गेनिक में, स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर लो और इसके 4 बॉन्ड पूरे करने, बस और कुछ नहीं करना। 4 बॉन्ड पूरे करते ही तुम्हें लॉजिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, अब देखो इस कार्बन के एक के काउंट करो सिग्मा बॉन्ड 4, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन की पक्का है हाइब्रिडेशन sp3। अब है बताने की जरूरत इस कार्बन में हाइब्रिडेशन sp2 और इस केस में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp आ गई। क्लियर, अब ना मैंने इन सबकी रीजनिंग समझाने के लिए वो फिजिक्स का बस रिलेशन पकड़ रखा है यहाँ पर, और बड़ी बार अब तो आपको करा दिया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइड बाय क्या घूम रहा है मेरे पास r²। मैंने इसी को पकड़ कर बस चलना है। इनको नंबर डाल दूँ, इसको मैंने नंबर डाल दिया फर्स्ट, इसको मैंने नंबर डाल दिया सेकंड और इसको मैंने नंबर डाल दिया थर्ड। क्लियर, अब अभी तक याद है हाइब्रिडेशन के बेसिस पर स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट किया था। आज हाइब्रिडेशन का यहाँ पर पहला इफेक्ट आ गया, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। और ये ना फैक्टर समझ लेना आराम से। याद है 11th में भी कभी ये क्वेश्चन नहीं आया था व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पर अगर ये समझ नहीं आए तो मुझे आगे ना सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर मुश्किल लगेंगे। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ करें, मैंने ना यहाँ पर ऐसे दे दिया पेपर में कार्बन कार्बन, इधर मैंने लिख दिया sp3, सेकंड मैंने कर दिया कार्बन कार्बन, इसे मैंने लिख दिया sp2, थर्ड मैंने लिख दिया कार्बन कार्बन, इसमें मैंने लिख दिया sp। क्लियर, तो मेरे जैसे ने क्या किया, जब ये लिखे मैंने देखा सारे कार्बन कार्बन ना मैंने सबकी बॉन्ड लेंथ क्या इक्वल कर दी। पर तुम में से ना एक ने थोड़ा सा ध्यान से देखा ये sp3 है, ये sp2 है और sp है। तो देखो जिसको ना अभी कंसेप्ट दूंगा अगर ना भी समझ आए, मैंने ना ऑर्गेनिक में ऐसे बड़ा मूव करना है। ये ऑर्बिटल्स आ गए, ये पहला बॉन्ड बन गया, हेड ऑन कोलिजन था, तो ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन का पहला केस आ गया। इसके बाद क्या किया, देखो मैंने फिंगर्स को पास किया, इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किया। याद है जब ये साइडवेज ओवरलैप था पाई बॉन्ड बनता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बन गया। अब जब मैंने तीसरा बॉन्ड बनाना, देखो मेरे शोल्डर भी पास आ रहे, शोल्डर भी पास आ गए, तो यहाँ पे पक्का है मेरी बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है। तो मीन्स पेपर में ना तुम्हें ये रीज़न नहीं आएगा, तो जिसको लॉजिक क्लियर हो रहा है कर सकते थे इन तीनों को अरेंज डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ।
तुम्हारा एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इनके यही आएंगे। पी ब्लॉक के डी एंड एफ और ऑर्गेनिक है, इन एलिमेंट्स को अरेंज करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, क्लियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, पता नहीं कितने क्वेश्चन बनेंगे इनऑर्गेनिक के भी और इस चैप्टर के। क्लियर। तो एक स्टूडेंट अब कहता है खन्ना सर पेपर में ये लिख कर आए, खन्ना सर ने कहा था फिंगर पास आ गई, शोल्डर पास आ गए, वो तो सिर्फ तुम्हें लॉजिक दिया था। क्लियर। अब ना ये समझाने के लिए प्रॉपर अगर रीजन पे चले, मैं हाइब्रिडेशन ही भूल गया, गर्मी इतनी थी हाइब्रिडेशन भूल गया। तुम लोग बताओगे क्या था हाइब्रिडाइजेशन? कुछ भी याद हो, बिल्कुल लेमैन कंसेप्ट, क्या था हाइब्रिडाइजेशन में? चलो गुड, दोनों ने ऑर्बिटल्स को तो पकड़ा, ऑर्बिटल्स को क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करके हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, नई चीज मिलेगी। जो नई चीज मिलती है वो क्या होता है, आइडेंटिकल, किसमें, शेप में, साइज में और एनर्जी में। क्लियर, दीज आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज और एनर्जी, यही था हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे ना इसे, इस पॉइंट को समझाना आसान कैसे है, ये न्यूक्लियस बना दिया। सार्थक इधर देख, अब ये एस ऑर्बिटल और ये मैंने आपका साथ कौन सा कर दिया, यहाँ पे पी ऑर्बिटल कर दिया, ये एस और ये पी। तुम्हारी बुक में ना ये फिगर नहीं बना, इससे समझना आसान हो जाएगा। अब तुम लोग बताओ इसमें किसका करेक्टर ज्यादा है, एस का या पी का? पी का। अगर पी का करेक्टर ज्यादा है तो पी ऑर्बिटल क्या था, बड़ा था साइज में, पक्का है ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये यहाँ कहीं लाई करेगा। अब दूसरे में पी करेक्टर ज्यादा हो गया, कम हो गया। अगर कम हो गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा सा और छोटा होना स्टार्ट हो गया, तो सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ कहीं घूम जाएगा। थर्ड में तो पी करेक्टर सबसे कम, सिर्फ 50% रह गया, सिर्फ 50। अगर 50 रह गया तो वो कहीं यहाँ पे घूमेगा। ये कौन सा ऑर्बिटल था, बेसिकली sp3, ये कौन सा था, sp2, और ये कौन सा था, sp। तो मेरा लॉजिक आ गया वो हाइब्रिडेशन का, कि sp की बॉन्ड लेंथ क्या थी, सबसे स्मॉल। ये तो आपको लॉजिक दे दिया कंपटीशन, जैसे अब आप कह रहे थे ना कंपटीशन में 2 साल की पढ़ाई आनी है ना, तो 2 साल की पढ़ाई तो मुझे याद नहीं रहती, एटलीस्ट केमिस्ट्री का तो बचा लो। केमिस्ट्री तो लॉजिक्स में है सारी, लॉजिक्स पकड़ लो, उन्हीं से हमारे एमसीक्यू बड़े आराम से हो जाएंगे। क्लियर। तो कंपटीशन में आसानी से है कि आपको बस ये लॉजिक आया खन्ना सर का, ये sp3 था, ये sp2 है और ये sp है, यार में बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही, कम। पर जिसको प्रॉपर रीजन करना था आ जाएगा रीजन के बेस पे, बिकॉज इन दिस केस पी करेक्टर वॉज मैक्सिमम। बताओगे पी की कितनी परसेंटेज है यहाँ पर पहले केस में? गुड, अगर 75 बोल रहे हो, मेरे जैसा क्या करता था, 3/1 करके निकाल लेता था। और याद है टोटल ऑर्बिटल 4 है और ये 3 है, तो 3/4, 3/4 75, ये रह गया 25, और यहाँ पे 67% के आसपास, और इसमें रह गया 50-50% दोनों। क्लियर। एमसीक्यू का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, प्रिडिक्ट एस करेक्टर इन sp3, sp2 और sp, इनमें एस करेक्टर प्रिडिक्ट करो। तो अगर एस करेक्टर को प्रिडिक्ट करना 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 25, सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आ रखे बेसिक ऑर्गेनिक के। अगर किस्मत अच्छा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन डालना है तब ये आएगा। क्लियर। अब बताओ सबको पहला इफेक्ट क्लियर हुआ बॉन्ड लेंथ का, सबको फर्स्ट इफेक्ट क्लियर? हाँ, बी एल बॉन्ड लेंथ आ गया पहला कंसेप्ट। हाँ जी, ये डिक्रीज, कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर गई। अब बताओ पहला फैक्टर सबको क्लियर हुआ, सबको? अगर पहला फैक्टर क्लियर है, ये लिख लेना साथ साथ, ये लिख लो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला इफेक्ट आ गया ऑन बॉन्ड लेंथ। हाँ जी गौरी का सिया कर लिया नोट सबने? गुड, अगर ऐसे सारे साथ साथ लिख रहे थे तो गुड। ये एक बैठा भी कर रहा, कर। अब इसके बाद में ये जो सेकंड है, इस पे क्वेश्चंस इतने नहीं बनते, इसमें पर रिलेशन आएगा। तो ये सेकंड आता है इफेक्ट ऑन, सेकंड आ गया यहाँ पर इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड अब मेरे पास यहाँ पर आ गया धुन इफेक्ट ऑन बॉन्ड ऑर्डर। देख अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन, दूसरा sp2 और थर्ड कौन सा था, sp। अब देखो जब sp था कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, sp2 में कार्बन कार्बन डबल, sp में ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर का लॉजिक मिल गया, पहले वाले में बॉन्ड ऑर्डर 1, दूसरे में 2 और थर्ड में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। देखना जब मैंने आपका डी एंड एफ स्टार्ट करना ना, मैंने पहले रिवाइज करना प्रोडी टेबल, वहाँ पर भी मैंने यही कंसेप्ट रिवाइज कराने हैं। अब तुम लोग सोचकर मुझे आंसर देना, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर
एक ने कहा खन्ना सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक कहता नहीं सर जितना आपने पढ़ाया उससे लगता है बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड ऑर्डर है दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड। किसकी बात मानो? डायरेक्टली, है ना? क्योंकि देखो जब ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ क्या था? मैक्सिमम। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो रही? तभी पक्का है मेरे पास ये जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर है दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू वन अनदर। बस मुझे ये रिलेशन लिखने के लिए ना ये बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट लिखना पड़ा, दैट हाउ बॉन्ड लेंथ एंड ऑर्डर आर रिलेटेड। तो पक्का ये इन्वर्सली रिलेटेड हो गए। तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चन ही डाल सकता इन तीनों को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, आगे दो कंसेप्ट। अब इन दूसरे कंसेप्ट का जो ये जो थर्ड है ये हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में बड़ा यूज आएगा। आज मैंने जब अभी आपको एक्सप्लेन किया यही फैक्टर पकड़ा था, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एनर्जी। ये नेक्स्ट आ गया मेरे पास इफेक्ट ऑन बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? अब देखो मेरा ना बॉन्ड एनर्जी का मुझे भी नहीं समझ आता, ऐसे करें ये एक बॉन्ड तोड़ना है, इधर देखो अब ये एक बॉन्ड तोड़ना है, ये दो बॉन्ड तोड़ने हैं, ये तीन बॉन्ड तोड़ने हैं। मुझे कोई लॉजिक नहीं सही कर रहा, तुम लोग वैसे ही बता दो एक बॉन्ड तोड़ना है, दो तोड़ने, तीन, किसमें लग रहा है एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए होगी? है ना? क्योंकि तीन में पहले इसे तोड़ूंगा फिर इसे, तीनों को अलग अलग तोड़ेंगे तो भी पक्का है मोर इज द यहाँ पे, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया मीन्स ऑर्डर और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब तुम्हें से एक करना था ये क्या लॉजिक है तीन बॉन्ड को तोड़ने का, ऐसे क्या है? अब देखो जब ये तीन बॉन्ड थे तो बताओगे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा या बॉन्ड लेंथ सबसे कम थी? कम। अगर बॉन्ड लेंथ सबसे कम था तो यहाँ पर मैंने आपको ये रिलेशन करा रखा है एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो थर्ड में बॉन्ड लेंथ क्या थी? सबसे कम। अगर बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो वी रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्लियर? इसलिए अब क्लियर हुआ। आज जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ किया था, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और Cl। यहाँ पर मैंने क्या लिया था? Cl। ये कार्बन क्या था? sp3 और ये कार्बन क्या था? sp2। क्लियर? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या थी? ज़्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड वाज मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो देखो आज ना कोई टाइम पास नहीं कर रहा कि चलो आज टाइम पास करते हैं, क्या पढ़ाना है, लाइट कभी आ रही थी जा रही थी तो कौन पढ़ाए, रहने दो आज का दिन टाइम पास करते हैं। ये टाइम पास नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। क्लियर? तो यहाँ पे एनर्जी आ गई। अगर अब एनर्जी आ गई तुम में से कोई तो मानेगा अब यहाँ पे मुझे बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, लिखने पड़ेगा ऐसे क्या? नहीं लिखना पड़ेगा। अब पता क्या भविष्य जिसको यहाँ पे डाउट आता है मैं उनको क्या कहता हूँ, जब मैंने पी ब्लॉक में भी कराना है या जब प्योरिटी टेबल करना है तब भी मैंने ये फैक्टर पकड़ना है। मैं पीछे नहीं चला गया पढ़ाने, आगे ही हूँ। मैं सारी लाइफ में पीछे रहता हूँ, पढ़ाते टाइम सिर्फ आगे होता हूँ बस, बाकी हर टाइम पीछे हूँ सबसे। ठीक, तो मुझे बाकी जगह पीछे रहने थे, पढ़ाई में मत कर, आगे हूँ मैं। तो अब देख यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ आ गया। तो जिसको डाउट है ना, वरना 11th में भी कहता था बॉन्ड लेंथ लिखो इधर, बाकी जो प्रॉपर्टी तुम्हें दिमाग में आ रही बॉन्ड लेंथ के रिलेटेड वो सारी इन्वर्सली है। किसी ने अगर प्योरिटी टेबल प्रॉपर पढ़ा था या तो उसका प्रॉपर्टीज थी ये प्योरिटी प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली एक्सप्लेन बाय रेडियस और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देम। तो देखो ये बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो जिसको डाउट आए ना तुम लोग लिखना बॉन्ड लेंथ, बाकी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो सारी इन्वर्सली है। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, जितनी बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा नहीं आ गई। तो ये ना जब हम लोग करेंगे प्योरिटी टेबल वहाँ पे इसे नाम दे देंगे थर्मल स्टेबिलिटी। और एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा था मैंने आपको, एक दिया HF, एक मैंने आपको दिया HI। क्लियर? HF और HI। अब बताओगे किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी दोनों में से? HI। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो मीन थर्मली स्टेबल HF हो गया, थर्मली स्टेबल HF हो गया। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? पर इनको ना मैंने प्रॉपर्टीज को रिलेट करना, जहाँ पे तुम्हें डाउट आए तुम लोग कहना बस याद रखना खन्ना सर ने कहा था बॉन्ड लेंथ लिखो ऊपर, बाकी जितनी इनकी प्रॉपर्टीज है ऑल दीज आर इन्वर्सली रिलेटेड टू देम, बाकी सारी इन्वर्सली है। तो तुम लोग बताना मुझे, मैंने ना यहाँ पर वो जो आपका ABC लिख कर बैठा था मैंने लिख दिया C, इधर लिख दिया B और इधर लिख दिया A। ये बेसिकली मैंने ये कर दिया आपको एल्कीन, ये कर दिया एल्काइन और ये कर दिया एल्केन। तुम लोग बताओ मैंने ये अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी।
ये अभी मैंने ऊपर लिखे थे नाम इनके, चल CBN क्या लिखा था, 1 2 3 लिखा था इन सबको नाम। ये जब हम लोग इनऑर्गेनिक करेंगे ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि HF ये फ्लोरीन 17th ग्रुप में आ गए, 17th ग्रुप में आ गए ये HF और HI। हाँ, डाउन द बेसिस, अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बड़ा होता है साइज के। क्लियर। तो अब ना देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ था, मैंने आपको यहाँ पे नंबर शायद दिए ऊपर, थर्ड, फिर दिया सेकंड और फिर दिया आपको फर्स्ट। अब मैंने इन तीनों को अंश अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो मैं भूल गया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी है या डिक्रीजिंग है। थर्ड अपना एल्कीन था, सेकंड एल्केन था और वन एल्काइन था, एल्कीन और एल्केन ऐसे लिखे थे ऊपर। तो दैट मीन्स ये बेसिकली मैंने आपको तीनों को डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी कर दिया तीनों को डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी। अगर आप MCQ के क्वेश्चन जाकर देखोगे ना, बड़े क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कभी इनको बॉन्ड लेंथ पे, कभी बॉन्ड ऑर्डर, कभी बॉन्ड एनर्जी के बेस पे अरेंज करना। और ये जो अभी भविष्य, ये देख मैंने इनको नंबर डाले थे, ये थर्ड केस था, ये सेकंड केस था और ये फर्स्ट केस था। तो तीनों को आगे अरेंज करो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी। क्लियर। अब बताओ यहाँ तक 3 कंसेप्ट क्लियर हुए। किसी पेपर में भी ना आता ये नहीं है व्हाट आर द इफेक्ट्स, गिव सुटेबल इफेक्ट्स, ये कभी भी नहीं आएगा, इनकी एप्लीकेशंस है। अब पता क्या, 11th क्लास में भी ना मैं ये सारे फैक्टर्स आपको कराता था। क्लियर। अब मैंने क्या करना है, ये जो फोर्थ फैक्टर है, फोर्थ, इसमें सबको लाकर इकट्ठा कर देना है। तभी अब मैं क्या होगा, एक एक चीज़ को अगर पकड़ कर मूव करने लगा फंस जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों को ना मैंने यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर दिया, कहाँ पर, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सबको मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये स्पेलिंग का हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कंसेप्ट ले लिया सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पेपर में पता क्वेश्चन कैसे आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर मैं ये मॉलिक्यूल यहाँ पे फिर ड्रॉ कर देता, कार्बन एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। सेकंड आ गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड, एक H, सेकंड H, थर्ड H और यहाँ पर फोर्थ। लास्ट में मेरे पास यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये H और ये H आ गया। क्लियर। तुम्हारे ना कॉम्पिटिशन है CBSE में, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैंने इनको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। क्लियर, इन्हें अंडरलाइन कर दिया। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये मेरे पास कौन सा घूम रहा है, थर्ड केस। क्लियर। ये इफेक्ट और लैग 3 केस ले लिए। अब सोचकर आराम से आंसर देना, जल्दी नहीं। पहले तो चलो यही पूछ लूँ, मेरा मैं यही भूल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था क्या। चल कौन बता देगा, करण आप बता दोगे। मैं तो भूल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, आप भी भूल गए, ये मत भूल। चल आर्यन, चलो गुड, इसे तो बड़ा प्रॉपर वर्ड दे दिया, टेंडेंसी ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर, कहाँ पे, टुवर्ड्स इट्स ओन साइड। एक समय कहता करण इतनी बड़ी लाइन कौन जा करे। याद है तुम्हें 11th में भी 12th में बड़ी बार ये एग्जांपल दिया है करण। एग्जांपल क्या दिया, स्कूलों में कंपटीशन होता है टग ऑफ रोप, रस्सा खींचना। जब वो रस्सा खींच, क्या कहूँ अब तुझे, कुछ नहीं, बातें क्यों कर रहा है फिर, क्या। तुम इधर देखना, उसकी कॉपी में उसने गलत लिखा है, वो सारा गलत नोट करता है, उसे पता है गुराज नोट कर रहा है, कहता है दिमाग में मेरे बाहर जाके ठीक कर लूंगा, सारा गलत लिख रहा है वो। चल अब तो देख, ये जो मार्क था, आपको सिंपल सा एग्जांपल देता था छोटी क्लासेस का कि ये मार्क है। अब तुम लोग 12th में आ गए, इधर 12th वाले, इधर मैंने सेकंड क्लास के बच्चों को खड़ा कर दिया, तो ये मार्क तुम लोग ले गए। तो ये मार्क बेसिकली शेड पेयर नहीं है, और एक एटम इधर बैठा है और एक एटम इधर बैठा है। क्लियर। तो जिसके पास पावर ज्यादा है वो शेड पेयर को अपने पास ले गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक लॉजिक क्लियर हो रहा है, HCl था। तो याद है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट मैं ऐसे कराता था, ये लाइन क्या था, शेड पेयर, और ये डायरेक्शन देता था जहाँ पर शेड पेयर शिफ्ट किया। तो इस पे चार्ज क्या आ जाता था, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ गया। इस कंसेप्ट को ना आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में बड़ा पकड़ेंगे,
जब मैंने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं इन पे देखूंगा चार्जेस कैसे आए, चार्जेस से इनके फोर्स अट्रैक्शन आएंगे, फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी के कंसेप्ट आने स्टार्ट होंगे, वहाँ पे पकड़ेंगे। क्लियर? अब तुम लोग मुझे ना सोच कर आंसर देना, जल्दी मत करना, नहीं तो जितना पढ़ाया सारा बैंड बच जाएगा मेरा भी। क्लियर? ये 3 कार्बन मैंने अंडरलाइन कर दिए। बताओगे कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्स्ट या थर्ड? यहाँ पे कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? कोई है मेरे जैसा जो कहे पहला है? ये तो पक्का दूसरा तो नहीं होगा, या तो पहला होगा या तीसरा। एक भी है जो पहला कह रहा है? चलो गुड, अगर सबने तीसरा कहा। क्यों? क्योंकि तीसरे में बॉन्ड लेंथ क्या थी? सबसे स्मॉल। बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल है। अगर बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल था, Q1 Q2 और आर स्क्वायर, अगर बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल था तो फोर्स रिएक्शन क्या था? ज़्यादा। तो फोर्स रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। तो दैट मीन्स तुम लोगों ने क्या किया, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करना था, स्टार्ट तो साइज से ही किया। इसलिए मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, मेरे पास एक कंडेंस आ गया, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। चलो ये तो मैंने मान लिया, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट, ये आ गया डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये थर्ड सेकंड फर्स्ट आ गया डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। हाँ जी, आ गए तीनों। अब ना मैंने आपको एक, अब बताओ पहले हाइब्रिडेशन के इफेक्ट्स क्लियर हुए? ये देख, ये वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये कार्बन सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा सा कम और ये कार्बन सबसे कम। आगे कंसेप्ट। अब एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर आपने तो सिर्फ एक रीजन का क्वेश्चन क्लियर किया, साइज का। अब ना इनका एक कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में आता है, पहले ये बताओ चारों फैक्टर्स क्लियर हुए? ध्रुव, 5 कौन से कराए मैंने? देख, वो बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ सेम है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सारा एक कंसेप्ट आ गया सबको इकट्ठा करके। ठीक है, वो साथ ही आ गया इकट्ठे करके। फैक्टर ये 4 आ गए। हो गए क्लियर यहाँ तक सबको? अगर क्लियर है, अब ना एक सोच कर आंसर देना। मैंने यहाँ पर फिर इन केसेस को लिखा, कार्बन कार्बन। अब आराम से आंसर देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सेकंड केस, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, थर्ड केस। क्लियर? ये आ गया मेरे पास एल्केन, ये आ गया मेरे पास एल्कीन, और ये मेरे पास आ गया एल्काइन। देखो सारे ना बस इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडेशन के बेस पे चल रहा था। अब सोचकर आराम से आंसर देना। मैंने पूछा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, एल्केन, एल्कीन या आइन? अब मैंने पूछा एसिडिक कौन है सबसे ज़्यादा। क्लियर? आपने कहा एल्केन, मैं भी तुम्हारे से में होता, मैं भी एल्केन कहता। क्यों? तुमने लॉजिक क्या लगाया? खन्ना सर ने अभी रिलेशन कराया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है ना, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड को जल्दी तोड़ेंगे। माना मैंने भी बॉन्ड को जल्दी तोड़ेंगे, पर मैंने क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बोल रहा क्या था? मैंने कार्बन एच की बॉन्ड को ब्रेक नहीं, मैंने क्या बोला, विच इज हैविंग मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक क्या था, मुझे हाइड्रोजन बार चाहिए, अगर इसमें तोड़ूं हाइड्रोजन तो डॉट बन के आ रहा है। मैंने आपको कहा मुझे चाहिए वेयर हाइड्रोजन इज मैक्सिमम एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मीन्स वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे छोड़कर आए, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे छोड़कर आए। तो देखो ये जो कार्बन है, ये क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहेगा हाइड्रोजन को? कहता तूने जाना जा, इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे छोड़। क्यों? मेरे पास पावर ज्यादा है। तो दिस बॉन्ड कैन ओनली ब्रेक फ्रॉम दिस बॉन्ड, सिर्फ ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, याद है किसी ने तो 10th 11th में पढ़ाएगा, नहीं तो मुझसे कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा सेंटर से, तो यहाँ पे तो H डॉट मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा, मुझे एसिड चाहिए, एसिड चाहिए मीन्स मुझे हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में बाहर चाहिए। सिर्फ ये कार्बन है जो हाइड्रोजन को प्लस करके बाहर करेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या कहता है हाइड्रोजन को, तू जा बाहर, पर इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे छोड़, मेरे पास पावर क्या ज्यादा। तो दिस विल बी मैक्सिमम एसिडिक इन नेचर। किसी ने अगर 11th में हाइड्रोकार्बन प्रॉपर किया है, ये क्वेश्चन ही था, why alkynes are maximum acidic in nature, give suitable reason। क्लियर? तो ये रीजन था, बिकॉज दिस कार्बन वॉज sp हाइब्रिडाइज, सो दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन को कहता तू अकेला बाहर जा,
जब अकेला बाहर जा तो यहाँ पे एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा आ गई। क्लियर। पेपर में ये अभी भी ना कंपटीशन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तुम्हें ऐसे 3-4 कंपाउंड्स आ जाएंगे, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दैट मीन यहाँ पे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये आ गया डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये मैंने सबको अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इनकी डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई। अब बताओ यहाँ तक कुछ लॉजिक्स क्लियर हुए मेरे साथ? हाँ जी सबको। भव्य पहले गुराज के साथ, अब मोबाइल में क्या मोदी जी का मैसेज आ गया कोई कि मैं भी रिजाइन दे रहा हूँ? फिर तो देख लो, कोई बात नहीं। क्या कर के आ रहे हो नंदनी? और जब मैं 2-3 बार तुझे कह बैठा, 2-3 बार कह बैठा, किसी दिन ऐसा ना हो कि गुस्से में बोल दूँ। 2-3 बार बड़े प्यार से कह दिया, अब नहीं। अब बड़ी देर से देख रहा हूँ मोबाइल। युवराज को कहा, उसका युवराज का मोबाइल बाहर नहीं आया, अब तुझे भी ये कहना पड़ेगा। तो अब बताओ यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे? हाँ जी सबको। तो यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज के कंसेप्ट आ गए। इसलिए जो मेरे साथ 11th क्लास में था, अगर याद हो, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडेशन के बाद सेकंड कंसेप्ट लेते थे क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब मैंने बॉन्ड्स को क्लीव करना है, तोड़ने का कंसेप्ट है। तो अब बताओ लॉजिक क्लियर हुआ ये सारा? हाँ जी। यहाँ तक फर्स्ट लॉजिक क्लियर हुआ, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? सबको। ये एक तरह से क्या स्टार्ट कर दिया, हेलोर के सेलोरीज को पकड़ लिया मैंने साथ साथ। तुझे 2 क्वेश्चन क्लियर कर दे तेरे तेरा पहला क्वेश्चन ही वहाँ पे कॉमन आएगा, व्हाई हेलोर कैसे आर मोर एक्टिव। वो अब ऐसे अभी करेंगे। अब जब तक ये नोट कर रहे हैं, याद है 11th क्लास में जब बेसिक कंसेप्ट करते थे, अब आगे हमारे पास क्या रिएक्शन मैकेनिज्म के कंसेप्ट आते थे। कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, साइज छोटा हो गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, वो दूसरे को प्लस बन के बाहर करेगा। पर ये लॉजिक ऐसे मत बनाना, क्योंकि आगे जब ऑर्गेनिक करेंगे कहीं कोई एक्सेप्शनल ना आ जाए, कहीं इसको रट्टा लगा ले, क्योंकि आगे एसिडिक के बड़े आएंगे, एस सेम रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये आर को पकड़ेंगे। फिर ये मैंने आर को पकड़ना है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या विड्रॉ। ये ना एक और भी बैठा है मेरे साथ 11 का, मत कर वो थंब रूल मैं नहीं याद करता, क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस बड़ी हैं। जैसे देख अभी मैं अगर आपको वो एक्सेप्ट, हर बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पकड़ो, क्योंकि देख अगर मैं तेरे से ये ले लेता, ये देख सेकंड केस, अब आप करके बैठे हो एस करेक्टर, इसमें तो एस करेक्टर कम नहीं हो गया, पर अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? अब तेरा ऑक्सीजन आ गया, याद है प्रोटी टेबल के आखिर में बैठा है, तो आर को इंपॉर्टेंस दे दी। इसलिए मेरा ना रीजनिंग में ये है, मैं हर बार एक फैक्टर पे नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़कर देखता हूँ किस फैक्टर पे जाना है। क्लियर। हर बार भव्य क्वेश्चन देख के है कि किस पे, इसलिए एस, अब देख यहाँ पे भी तो एस करेक्टर ज्यादा था, पर इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दूर जा रहा है, तो एसिडी के लिए तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखने चाहिए थे, इसलिए इस लॉजिक पे मत रहे। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पकड़ो बस। ठीक। अब इसका ना सेकंड जो आज आपके साथ करना था टॉपिक स्टार्ट, दैट इज क्लीवेज। एक ने क्या करना था, मेरे क्लीवेज नहीं कराया था, मुझे कराया था फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्लीवेज और फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आ गया। क्लियर। एक वगैरह करना था, ये क्या लिखा है, क्लीवेज क्या है, फ्यूजन क्या है, इसको लॉजिक क्या बनेगा तुम्हारे साथ। अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा था आरसीएल, इसको रेड किससे किया था, विद एक्वस क्यूएच। क्यूएच के साथ करके यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाया था, आरओएच, और साथ में क्या बनाया था, केसीएल, यही बनाया था। नेक्स्ट आ गया, यही बनाया था ना। अब देखो बीच में यहाँ पे हम लोग काइनेटिक्स की थी, काइनेटिक्स में भी अगर तुम में से याद हो, जब मैंने रिएक्शन के प्रोफाइल कराई थी,
इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट्स, बीच में क्या किया था, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ा था और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन दिखाई थी, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। है किसी को ध्यान में, जब केमिकल काइनेटिक्स कर रहा था, पुराने बॉन्ड तोड़े थे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन, बीच में स्टेज आई थी पुराने बॉन्ड टूटते थे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन। अब देख इस स्टेज में बीच में कहीं पे तो आएगा, यहाँ पे आर पे चार्ज प्लस आएगा, आर पे प्लस चार्ज आएगा, तो जब ऑर्गेनिक में यहाँ पर क्या आएगा, बीच में फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर हमारे पास आएगा बीच में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो अगर मुझे ये ना फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हुआ, मैं कोई भी इनकी रिएक्शन को रट्टाफिकेशन नहीं लगेगा, फिर तो बुक में से पढ़ो और रट्टे लगाते जाओ रिएक्शंस को। हम लोग रट्टा नहीं लगाएंगे, ये इंटरमीडिएट्स देखेंगे कौन कौन से है। अब एक ने कहा खन्ना सर इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, यहाँ पर ना मैंने आपका मॉलिक्यूल लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर ना मैंने अब एक्स नहीं लिखा, क्योंकि ना तुम लोग एक्स को कोरिलेट किससे कर लेते हो, हाइड्रोजन के साथ, इसलिए मैंने वाई लिख दिया। अब यहाँ पे इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा, बॉन्ड को तोड़ रहा था। एक टिप अभी दिया, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, धैर्य धैर्य, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम। इधर देख, अब यहाँ पे कार्बन वाई का बॉन्ड तोड़ना है, ए सुन क्या था खन्ना सर यहाँ से ब्रेक कर दो, ए सुन क्या था खन्ना सर यहाँ से ब्रेक कर दो, क्लियर। तीसरा आया कहता नहीं सर इस बॉन्ड को सेंटर से ब्रेक कर दो। एक मेरे जैसा कलाकार आया कहता सर लाइन नहीं है मिटा दो, पकड़ कर क्या है लाइन नहीं है मिटा दो, क्या समझाई जा रहे हो, तो लाइन मिटा दो। पर अब जब यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तुम्हें लॉजिक्स नहीं मिल रहे। जब मैं पहले पॉइंट से ब्रेक कर रहा हूँ तो वाई क्या जा रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर, तो हमें यहाँ पर वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो गया। और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो अब कार्बन क्या हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या कहता वाई को तू जा इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे छोड़, तो कभी कार्बोकटाइन कभी कार्बोनाइन, और अगर सेंटर से ब्रेक किया, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो, तो फ्री रेडिकल नहीं बन रहा। तो ये क्लीवेज के कंसेप्ट आ गए। तुम्हारे एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है, क्लियर। तुम्हारे एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स आर बीइंग फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, उनको आइडेंटिफाई करो। इसलिए पहला चैप्टर हेलोकेन्स का तो आसान हो जाएगा, हर बार कार्बोकटाइन ही देंगे। आगे देखना जब जाएंगे बाकी चैप्टर में, वहाँ पे वेरिएशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या हो गया, पहले ये बताओ लॉजिक क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ जी क्लियर हुआ लॉजिक क्लीवेज का, कर लो अभी टाइम पड़ा है। इतने सुस्त हो गए बैठे हो ना, इतने सुस्त, सच। चल तेरे से तो पूछा, तू तो स्टार्टिंग के लेक्चर से सुस्त बैठा हुआ है बिल्कुल, और तेरी ये एनर्जी देख के मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, और तुम बच्चों की एनर्जी देखे तो मेरी बढ़नी चाहिए, उल्टा हाल हो रहा है। चल अब करें इस बॉन्ड को क्लीव, क्लियर। इसका ना क्लीवेज, यहाँ पर मैंने वर्ड क्या लिख दिया, आज बस आपको लॉजिक दे रहा था, पढ़ेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर मैंने क्लीवेज या यहाँ पर मैंने फ्यूजन लिख दिया। अब याद है तुम्हारे साथ जो टॉपिक मुश्किल आ रहा है उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर लास्ट चैप्टर का याद करो कौन सा कराया था, आइसोमेरिज्म, उसको डिवाइड कर दिया था टेबल में। ऐसे जो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कराया था उनको भी टेबल बना ली थी। ऐसे ना यहाँ पर ये जो क्लीवेज है, तुम लोग थोड़ा सा सोचकर आंसर दो, अगर मैं पहले पॉइंट से ब्रेक करता या सेकंड, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड फर्स्ट या सेकंड पॉइंट से ब्रेक करता, ना गुस्सा दिलाओ ना गुस्सा दिलाओ ना गुस्सा दिलाओ, बड़ी बार क्या बैठा, देख गर्मी तुम लोगों को लगती है, मेरे में तो पता नहीं कितनी गर्मी है फिर, कि ना निकलो गर्मी। अब तुम लोग बताओ, अगर पहले पॉइंट से ब्रेक कर रहे हैं या सेकंड पॉइंट से, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या दोनों के पास रह रहा है, सिर्फ एक के पास, तो इसको हेप्टोलिटिक क्लीवेज बोल सकता था। इसलिए आपने 10th क्लास 11th क्लास में जब ये किया होगा क्लीवेज प्रॉपर, इसे आपने दो में डिवाइड किया होगा, एक लिखा होगा हेप्टोलिटिक, एक हेप्टोलिटिक क्लीवेज, और एक तरफ लिखा होगा यहाँ पर होमोलिटिक। एक यहाँ पर लिखा होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ये हेट्रो और होमोलिटिक क्लीवेज आ गया। इसको अब मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू टू,
आज ना बस इनको मैंने ब्रेकअप करना है, नेक्स्ट क्लास इनको डिटेल में फिर करेंगे। यहाँ पर पहला केस आ गया फर्स्ट आ गया यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। एक आ गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड यहाँ पर आ गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। अब तुम में से ना एक स्टूडेंट को अभी तक करना था केटाइन कैसे बनाओगे, एनाइन कैसे बनाओगे। अब तुम लोग बताना मुझे, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर वाई। मुझे ना भव्य यहाँ पर ब्रेक करके ये बनाना था आपके साथ, वाई डॉट नेगेटिव कार्बन पर एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन प्लस। ठीक, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन आ गई। अब सार्थक तुम बच्चे बातें में लगे ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। इधर बताओ मुझे, ये कार्बन और वाई है, आपने कहा खन्ना था दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम लिखो। एक कहता नहीं सर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कहता खन्ना सर वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस केस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था तभी बाहर जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन साथ लेकर, तो यहाँ पे पक्का है ये कंसेप्ट आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तुम्हारे एमसीक्यू का सबसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएगा अगर किस्मत अच्छा है। प्लीज किस्मत अच्छा है, ऐसा ही कोई केस दूंगा, तुम्हें बताना कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है और चॉइस में कर दूंगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। क्लियर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो ये कार्बोकेटाइन का केस आ गया। अब सेकंड यहाँ पर मेरे पास कार्बन एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और वाई। अब मैंने बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना है, अगर यहाँ से तोड़ूंगा तो वाई प्लस, इधर साथ में क्या घूमेगा मेरे पास, एक एच, सेकंड एच और थर्ड एच। अब इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास रह गया। तानिश तुझे भी कहना पड़ेगा, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव आ गया कार्बोनाइन। तो अब है पूछने की जरूरत, यहाँ पे पक्का है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एज कम्पेयर टू वाई, हो जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। अब थर्ड केस कौन सा रह गया, ये वाला। यहाँ पे कार्बन एक एच, यहाँ पर सेकंड एच और थर्ड एच। तुम्हें अब समझ जल्दी से आ जाए, यहाँ पर ऐसे शो कर दूं, इसका बॉन्ड ऐसे शो कर दूं। अब तन्ने बॉन्ड को कहाँ से तोड़ना था, सेंटर से। तो याद है 11th क्लास में किया होगा, कभी भी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो नहीं है, कभी भी सेम नहीं है। इसे मैंने यहाँ पर साइन क्या बना दिया, ऑलमोस्ट। यहाँ पे ऑलमोस्ट कर दिया। अगर ऑलमोस्ट कर दिया तो कोई तो मानेगा यहाँ पर वाई डॉट और साथ में एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन और यहाँ पर थर्ड हाइड्रोजन डॉट, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन आ गया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तो आज ना मैंने अभी आपको तीन इंटरमीडिएट्स घुमा दिए, एक कार्बोकेटाइन, एक कार्बोनाइन और तीसरा कौन सा आ गया, फ्री रेडिकल। अगर अब किसी को 11th क्लास का याद हो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल। किसी के तो पेपर में आया होगा ये, इनको अरेंज करो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर्स। क्लियर। अब देखो तुम्हें से किसी को करना था, ये क्यों रिवाइज करा रहे हो, मैंने आज ज्यादा पहला चैप्टर पकड़ा। पहले चैप्टर में मेरे पास यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl। तो जब भी मेरा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो सारे के सारे जो कार्बोकेटाइंस है, इधर देखो, सारे के सारे जो कार्बोकेटाइंस है वो यही इंटरमीडिएट नहीं बनाएंगे, यही वाले। इसलिए मैं आपकी ना 11th और 12th को रिलेट कर रहा था आपस में, और कुछ नहीं कर रहा। पहले दो या तीन लेक्चर लगेंगे शायद, पूरी 11th को 12th के साथ रिलेट कर लेंगे कि कैसे इनको यूज़ में लाना है, नहीं तो फंस जाएंगे ऑर्गेनिक में। क्लियर। तो अब बताओ, आज एटलीस्ट तीन इंटरमीडिएट्स क्लियर हुए सबको। तो तो पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन ही आपको ये आएगा, सबसे आसान क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो चलो एक अगर रिवाइज कर रखा है, थोड़ा सा मुझे रिवाइज करा दो, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों था सबसे ज़्यादा स्टेबल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में से। चल माना इंडक्टिव क्या था, इंडक्टिव प्लस आई या माइनस आई, है ना, गुड। क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो अच्छा याद रखा है मेरा पढ़ाया, तो मिथाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, तो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। वो नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे, आज नहीं। आज बस आपको ये तीन इंटरमीडिएट्स क्लियर कर दिया। और एक ना तुम्हें से कहीं छुट्टी पर थे पीछे, दिग्विजय,
वो नोट्स ले लेना कोऑर्डिनेशन के, अभी ऑफिस में ही पड़े हैं। सबको क्लियर हुआ? कल अब टेस्ट याद है? कल का टेस्ट कह रखा है क्या? चलो नेक्स्ट संडे करेंगे, नेक्स्ट संडे।